भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उसमें अक्सर जो हस्बैंड या उसकी फैमिली होती है, वो जब भी मेरे पास आती है तो एक कॉमन उनकी कंप्लेंट रहती है कि सर सारे कानून वुमेन सेंटर के क्यों हैं? अगर पत्नी चाहे तो 498 की एफआईआर दर्ज करा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, मेंटेनेंस पिटिशन डाल सकती है, फलाना फलाना फलाना। लेकिन बीइंग हस्बैंड हम क्या कर सकते हैं? हम या तो सेक्शन 9 या सेक्शन 13 यानी डिवोर्स या रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल एक्ट की एप्लीकेशन लगाएं। और क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, हाल ही में ऑनरेबल यूपी हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड के लिए एक बड़ा रिलीफ देते हुए एक बड़ा डिसीजन दिया। क्या दिया है, क्या जजमेंट है और उससे आपके केस में क्या फर्क पड़ सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे आप ये सोचोगे कि यूपी हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है। देखिए, हम उस जजमेंट पे नहीं जा रहे, हम उसके पीछे कानून पे जा रहे हैं। उस कानून को आप इन्वोक करके आप भी बीइंग अ हस्बैंड बड़ा रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुकदमा किया जाए या क्या ऐसा कंप्लेंट किया जाए जिससे हस्बैंड साइड की जो फैमिली होती है उसको भी एक बड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि अक्सर ऐसी कंप्लेंट होती है कि सारे कानून महिलाओं के फेवर में है। तो देखिए, हम उस कानून को समझें, पहले उस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम का एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है। इस केस में जो हस्बैंड होता है उसकी मदर यानी जो सासू होती है उस पर्टिकुलर लेडी की, बहू की, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट डालती है सेक्शन 12 में। वो कंप्लेंट डालती है अपनी बहू के खिलाफ और उसकी फैमिली वालों के खिलाफ, ये कहते हुए कि साहब मेरी बहू जब जब मेरे साथ रही मुझे बहुत परेशान किया, मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया और साथ में मेरे बेटे को फोर्स किया कि मैं वो मुझे छोड़ के चला जाए। तो दिस इज नथिंग बट अ मेंटल क्रूअल्टी। इस ग्राउंड पर उन्होंने एक कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने पे फैमिली ऑफ गर्ल यानी जो वाइफ थी उसको और उसकी फैमिली को समन इश्यू होते हैं। जैसे समन इश्यू होते हैं तो वो वाइफ पहुंचती है ऑनरेबल यूपी हाई कोर्ट। आपको वैसे हम बता दें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पहले प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जजमेंट दे दिया है जो कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई समन इश्यू हुआ है और आपका कोई रोल नहीं है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट पहुंच सकते हो 482 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करते हुए, जो आप 528 बीएनएसएस का है। तो यही हुआ, वो वाइफ और उसकी फैमिली पहुंचती है हाई कोर्ट, 528 बीएनएसएस की याचिका लगाती है, ये कहते हुए कि साहब मदर इन लॉ कैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, ये तो वाइफ के हाथ में है कि उसके साथ गलत होता है। तो पहली बात, मदर इन लॉ के पास कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है कि वो इस केस को फाइल करे। और दूसरा उनका ग्राउंड होता है कि हमने 498 की एफआईआर लॉन्च कराई, उसका काउंटर ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करी। वहीं जो हस्बैंड साइड की फैमिली होती है यानी जो मदर इन लॉ होता है, उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है कि बिल्कुल मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये केस फाइल कर सकती हूँ और मेरे खिलाफ गलत हुआ है इसलिए मैंने फाइल किया। और दूसरा, प्रीलिमिनरी स्टेज पे जहां सिर्फ संबंध इश्यू हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पाया, वो ये था कि क्या मदर इन लॉ यानी क्या हस्बैंड की मदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कोई केस फाइल कर सकती है। अब ये जानना जरूरी है हमें भी, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या हम बीइंग हस्बैंड अपने मदर की तरफ से कोई मेरी वाइफ के खिलाफ केस दिलवाऊं नहीं दिलवाऊं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बेसिक प्रस्तावना को देखा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि डॉटर एंड लॉ को बेनिफिट देना। दिस एक्ट वॉज बेनिफिशियल फॉर ऑल दी वुमेन। तो वुमेन इंक्लूड्स मदर इन लॉ। और रही बात सेक्शन 12 की, तो सेक्शन 12 में वर्ड आता है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट। नाउ व्हाट इज एग्रीव्ड पर्सन? इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। यानी एग्रीव्ड पर्सन क्या है वो सेक्शन 2 में डिफाइन किया है। तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन को पूरा पढ़ा गया, मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ रहा लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सेक्शन 2 की जो सारी डेफिनेशन को पढ़ा गया और सेक्शन 12 के साथ जब पढ़ा गया तो इसका मतलब ये रहा सिंपल वर्ड्स में कि एनी लेडी, एनी वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है कॉमन शेयर हाउस होल्ड में, यानी जिसने कॉमन एक हाउसिंग शेयर की है, जो चाहे वो महिला बहू हो या सास हो, दोनों अगर साथ रहे और किसी के साथ मेंटल या फिजिकल क्रूअल्टी हुई है, तो उस लेडी के पास लोकस स्टैंड आई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का। तो यानी इस केस में उस मदर इन लॉ के पास पावर थी, तो हाई कोर्ट ने उनकी सम्मन को जो उन्होंने चैलेंज किया था उसकी वाइफ ने यानी जो डॉटर इन लॉ ने, उसको इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब इस केस से हमें भी एक बात पता लगती है कि द मोमेंट आपको लगे कि आपकी मदर के साथ गलत हुआ है या आपकी जो बहू ने कभी मदर को सताया हो, कभी उनके लिए सही से खाना नहीं बनाया हो, आपको अपनी मदर से अलग करने के लिए फोर्स कर रही हो, या इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रूअल्टी, अगर ऐसा है तो आप भी अपनी मदर के थ्रू
एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाल सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि कोई मेल पर्सन नहीं डाल सकता, यानी आप या आपके फादर नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी मदर जरूर डाल सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपकी मदर के थ्रू भी आप एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाल सकते हैं। अब जीतना या हारना वो बात की बात है, लेकिन यस, आप केस उसमें डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।